नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक लड़के की है जिनका नाम अमन है। तो चलिए अब यह कहानी अमन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। वैसे तो मेरा पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है, लेकिन आज जो डरावनी कहानी मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये बात आज से कई साल पुरानी है, लेकिन उस एक रात ने मेरे और मेरे दोस्तों के मन पर ऐसा असर डाला है कि हम आज तक उससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। कभी कभी जब मैं देर रात अकेला होता हूं या किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता रहता है जैसे अब भी कोई मुझ पर नजर रख रहा है। अब मैं जानता हूं कि मेरी यह बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि यह मेरा वहम भी तो हो सकता है, लेकिन कुछ साल पहले जब से हमारे साथ वो हादसा हुआ है तब से मैं हर छोटी बड़ी बात पर चौंक जाता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर हमारे शब्द का प्रयोग किस लिए किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मेरे साथ वो हादसा हुआ था उस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे जिनकी हालत ठीक मेरे जैसी ही है। दरअसल ये बात आज से कुछ साल पहले 2016 की है, जब हम सब अपने MBA के आखिरी सेमेस्टर में थे। हमारी परीक्षा खत्म हो चुकी थी और दिन रात परीक्षा की तैयारियों के चलते हमें एक अजीब सी ऊब और थकावट महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो और शरीर को बस एक लंबे आराम की जरूरत हो। 2 साल की वो कड़ी मेहनत जिसमें हमने न दिन देखा न रात, बस किताबों और लैपटॉप में ही घुसे रहते थे, आखिरकार खत्म हुई थी। प्रस्तुति का तनाव, केस स्टडी का बोझ और प्रोफेसरों की डांट, ये सब अब बीती बात हो चुकी थी। अब जो थी वो थी आजादी, एक ऐसी आजादी जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे दल में हम 4 लोग थे। पहला तो मैं, अमन। जैसा कि मैंने बताया, मैं थोड़ा शांत स्वभाव का हूं और हर चीज को 100 बार सोचने के बाद ही कोई कदम उठाता हूं। मेरे दोस्त मुझे डरपोक या प्रोफेसर साहब कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि मैं हर चीज में तर्क और सुरक्षा ढूंढता था। दूसरा था रोहन, जो मेरे बिल्कुल उलट था। उसके लिए जिंदगी का मतलब था पूरी रफ्तार, कोई रोक नहीं। उसके पापा एक बड़े व्यापारी थे, इसलिए उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। उसके पास एक नई नवेली SUV थी जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था और रोमांच का कीड़ा उसे कभी टिक कर बैठने नहीं देता था। हर सप्ताहांत उसकी कोई ना कोई नई योजना तैयार रहती थी। वो पहले करो फिर सोचो वाली सोच पर चलता था, जो कई बार हमें मुसीबत में डाल देती थी। तीसरी थी प्रिया, जो कशिश की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो हमारे दल की सबसे सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। थोड़ी डरी सहमी रहती थी, लेकिन जब बात दोस्ती की आती तो वो किसी भी हद तक जा सकती थी। वो हमेशा हमारे बीच एक संतुलन बनाने का काम करती थी। जब भी रोहन और कशिश कोई तूफानी योजना बनाते तो वो हमेशा मेरी तरफ देखती, ये जानते हुए कि मैं ही उस पर रोक लगा सकता हूं। और चौथी थी कशिश। कशिश हमारे दल की जान थी, हमारी ऊर्जा का स्रोत। वो चुलबुली थी, जिद्दी थी और जिंदगी को पूरी तरह से जीने में विश्वास रखती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी बेचैनी जो उसे हमेशा कुछ नया, कुछ तूफानी करने पर मजबूर करती थी। वो कहती थी कि जिंदगी में क्या होता अगर का कोई मलाल नहीं रहना चाहिए। शायद उसकी इसी अदा पर, उसकी इसी बेफिक्री पर मैं अपना दिल हार बैठा था, पर सच कहूं तो कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे डर था कि कहीं मेरे इजहार से हमारी दोस्ती का ये खूबसूरत रिश्ता खराब ना हो जाए। तो हुआ यूं कि परीक्षा खत्म होने के अगले ही दिन हम सब रोहन के घर पर बैठे हुए थे। उसका घर बहुत बड़ा और आलीशान था। हम उसकी बैठक में आरामदायक सोफों पर पसरे हुए भविष्य की बातें कर रहे थे। बाहर दिसंबर की ठंडी हवा चल रही थी और दिल्ली पर धुंध की चादर लिपटी हुई थी। प्रिया ने कॉफी का कप हाथ में लेकर कहा, यार अब तो बस एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी संवर जाएगी। पापा रोज पूछते हैं कि आगे क्या सोचा है। इस पर रोहन ने अपना नया फोन दिखाते हुए कहा, अरे नौकरी की चिंता मत ले, वो तो मिल ही जाएगी। अभी तो मौज मस्ती का समय है। पहले कुछ दिन तो मैं सिर्फ सोऊंगा। आंखें तरस गई हैं 8 घंटे की नींद के लिए। मैं भी उनकी बातों में शामिल हो गया। हाँ यार, और जितनी फिल्में और वेब सीरीज छूट गई हैं सब देखनी है। पूरी सूची बना रखी है मैंने। हम सब अपनी अपनी उबाऊ योजनाओं में लगे हुए थे कि तभी कशिश
जो अब तक खिड़की से बाहर देख रही थी, अचानक उछल पड़ी। उसकी आंखों में वही शरारत भरी चमक थी जो किसी नए रोमांच का संकेत होती थी। वो हमारी तरफ मुड़ी और बोली, बस इतना ही? 2 साल की मेहनत के बाद तुम लोग सोना और फिल्में देखना चाहते हो? कितने उबाऊ हो तुम लोग। सच में? हम सब उसे देखने लगे। रोहन मुस्कुराया। तो बता महारानी, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई नई योजना है क्या? कशिश ने अपनी आंखें घुमाई और एक नाटकीय अंदाज में बोली, चलो कहीं घूमने चलते हैं। एक लंबी सड़क यात्रा। अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार सब नौकरी चाकरी के चक्कर में फंस गए तो फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हमें एक ब्रेक चाहिए। ये विचार सुनते ही रोहन की आंखों में चमक आ गई। वो तो हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहता था। वो अपनी एसयूवी की चाबियां हवा में उछालते हुए बोला, पक्का? मैं तो कब से कह रहा था। बता, कहाँ चलना है? गोवा या फिर राजस्थान? जैसलमेर के रेगिस्तान में रात में कैंपिंग करेंगे, क्या कहते हो? कशिश ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे कोई सपना देख रही हो, और फिर बोली, नहीं, ये सब जगहें तो बहुत आम हैं। इस बार कहीं और चलते हैं, जहां बर्फ हो, जहां चारों तरफ सिर्फ सफेद चादर बिछी हो, जहां हवा इतनी ठंडी हो कि सांसों से धुआं निकले। चलो शिमला चलते हैं। शिमला का नाम सुनते ही प्रिया और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और खबरों में रोज दिखा रहे थे कि शिमला और उसके आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। यह सुनने में जितना रोमांचक था, उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। मैंने अपनी आदत के अनुसार तुरंत अपनी चिंता व्यक्त की। कशिश, इस मौसम में शिमला? बहुत ज्यादा ठंड होगी, और मैंने खबरों में देखा था कि भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते भी बंद हो जाते हैं। क्या यह सुरक्षित होगा? मुझे नहीं लगता यह अच्छा विचार है। प्रिया ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ यार कशिश, अमन ठीक कह रहा है। और सबसे बड़ी बात, घर वाले कभी नहीं मानेंगे। इतनी ठंड में पहाड़ों पर सड़क यात्रा की इजाजत मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कशिश और रोहन पर तो जैसे धुन सवार हो गई थी। उन दोनों की जोड़ी जब बन जाती तो उन्हें रोकना नामुमकिन होता था। कशिश मेरे पास आकर बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, अमन मान जाना, असली रोमांच तो इसी मौसम में है। खाली सड़कें, बर्फ से ढके पहाड़, सोचो कितना मजा आएगा। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां कोई पर्यटक नहीं जाता। कुफरी और नारकंडा से भी आगे हम अनछुई जगहों को खोजेंगे। उसने अनछुई जगहों वाली बात पर इतना जोर दिया कि मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया। मैंने उसे फिर समझाने की बहुत कोशिश की। कशिश, पागल हो गई है क्या? जिन रास्तों की तू बात कर रही है वो इस मौसम में लगभग बंद होते हैं। वो बहुत खतरनाक होते हैं। हम कोई पेशेवर नहीं हैं जो ऐसी जगहों पर जाएं। तभी रोहन अपनी गाड़ी की चाबियां उंगलियों में घुमाते हुए बोला, अरे यार अमन, तू हमेशा डरता रहता है। डरपोक। मेरी गाड़ी एसयूवी है, 4 व्हील ड्राइव, हर तरह के रास्ते के लिए बनी है। और हम कोई बच्चे नहीं हैं। जहां तक रास्ता खुला होगा वहां तक जाएंगे। अगर लगेगा कि आगे खतरा है तो वापस आ जाएंगे। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? अरे यार, थोड़ी जिंदगी जी ले। कशिश की आंखों में एक अजीब सी जिद थी, एक चुनौती थी जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर मैं मान गया तो प्रिया अपने आप मान जाएगी। उसने अपना आखिरी दांव खेला। अमन, ये हमारी एमबीए की जिंदगी की आखिरी यात्रा हो सकती है। 2 साल बाद पता नहीं कौन कहां होगा। सबकी अपनी अपनी नौकरी, अपनी अपनी जिंदगी होगी। शायद हम फिर कभी ऐसे सब साथ न मिल पाए। प्लीज इस आखिरी मौके को मत छीन। उसकी जिद और उसके भावनात्मक तर्क के आगे हम दोनों को झुकना ही पड़ा। प्रिया ने भी हार मान ली। अब सवाल था घर वालों को मनाने का, जो सबसे मुश्किल काम था। हमने मिलकर एक झूठी कहानी बनाई। किसी ने कहा कि एक बड़ी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए शिमला में इंटरव्यू ले रही है, तो किसी ने कॉलेज का फाइनल प्रोजेक्ट जमा करने का बहाना बनाया। झूठ की बुनियाद पर हम उस सफर की शुरुआत कर रहे थे, जिसका अंजाम क्या होगा ये हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अगली सुबह दिल्ली की सर्द धुंध को चीरते हुए रोहन की चमचमाती एसयूवी शिमला की तरफ दौड़ पड़ी। शुरुआत का सफर बेहद मजेदार था। गाड़ी में तेज संगीत चल रहा था और हम सब अपनी बेसुरी आवाज में साथ गा रहे थे। पुरानी यादें, कॉलेज के किस्से, प्रोफेसरों की नकल और भविष्य के सुनहरे सपनों के बीच हम कब पहाड़ों के बीच पहुंच गए पता ही नहीं चला। चंडीगढ़ पार करते ही मौसम और नजारे बदलने लगे थे। घुमावदार सड़कें शुरू हो गईं और हवा में एक ताजगी भरी ठंडक घुल गई थी। जैसे जैसे हम शिमला के करीब पहुंच रहे थे,
नजारा किसी सपने जैसा होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ बर्फ की पतली चादर ओढ़े ऐसे खड़े थे जैसे हमारा स्वागत कर रहे हों। हर मोड़ पर एक नया दिल को छू लेने वाला नजारा हमारा इंतजार कर रहा था। कशिश तो बच्चों की तरह उत्साहित थी। उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल रखा था और ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसकी हंसी पूरी वादी में गूंज रही थी और उसे यूं खुश देखकर मेरे दिल का डर भी कुछ देर के लिए दब सा गया था। शाम तक हम शिमला पहुंच गए और माल रोड के पास एक होटल में कमरे ले लिए। होटल थोड़ा पुराना था, लेकिन उसकी बालकनी से जो नजारा दिख रहा था वो किसी तस्वीर जैसा था। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ चांदनी रात में किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। नीचे शहर की बत्तियां जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थीं। उस रात हमने माल रोड पर खूब चहलकदमी की, गर्म कॉफी पी, मोमोज खाए और अगले दिन की योजनाएं बनाने लगे। खाने की मेज पर मैंने फिर से सबको समझाने की एक आखिरी कमजोर कोशिश की। दोस्तों, देखो शिमला कितना खूबसूरत है। हम यहीं आसपास घूमते हैं, कुफरी चलते हैं, वहां स्कीइंग करेंगे, रिज पर घूमेंगे, आगे के खतरनाक रास्तों का विचार छोड़ देते हैं। लेकिन कशिश तो जैसे कसम खाकर आई थी। वो बोली, नहीं अमन, मैं यहाँ उन ऊंची अनछुई जगहों के लिए ही आई हूँ। मैंने सुना है वहां का रास्ता जन्नत जैसा है। अगर वहां नहीं गए तो शिमला आना बेकार है। होटल के प्रबंधक, एक अधेड़ उम्र के शांत स्वभाव के व्यक्ति, ने हमारी बातें सुनी तो हमें चिताया। सर मैडम, आप लोग कुफरी नारकंडा तक तो जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे का रास्ता स्थानीय टैक्सियों के लिए भी बंद है। सेना भी उस तरफ जाने की इजाजत नहीं देती। मौसम का कोई भरोसा नहीं है। पहाड़ों में 1 घंटे में सब कुछ बदल जाता है। कृपया जोखिम मत लीजिए। पर युवा जोश और रोमांच के कीड़े के आगे सारी चेतावनियां बेकार थीं। रोहन और कशिश ने ठान लिया था कि वो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी जिद के आगे मैं और प्रिया एक बार फिर हार चुके थे। यह तय हुआ कि अगली सुबह हम उस अनजाने रास्ते के लिए निकलेंगे। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मेरे दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। होटल के कमरे की खिड़की से मैं उन शांत बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रहा था। वो जितने सुंदर लग रहे थे उतने ही रहस्यमयी और डरावने भी। बार बार लग रहा था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये जिद हमें किसी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। काश उस रात मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा किया होता। काश मैंने कशिश को किसी भी तरह रोक लिया होता। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि कुछ जिद की कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। अगली सुबह आसमान थोड़ा साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। हमने गर्म कपड़ों की कई परतें पहनी, थोड़ा बहुत नाश्ता किया और रोहन की गाड़ी में बैठकर उस सफर पर निकल पड़े जो हमारी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला था। गाड़ी जैसे ही शिमला शहर की भीड़ भाड़ से बाहर निकली, दुनिया ही बदल गई। सड़कें संकरी होती जा रही थीं और उन पर जमी बर्फ की परत मोटी। दोनों तरफ सिर्फ बर्फ से लदे पहाड़ और हजारों फीट गहरी खाइयां थीं। नजारा जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना भी। हम उस जिद के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि यह रास्ता जन्नत की ओर नहीं बल्कि एक ऐसे बर्फीले जहन्नुम की ओर जा रहा था जहां कोई अनजानी अनदेखी शक्ति हमारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। हमारी एसयूवी जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रही थी, इंसानियत के निशान पीछे छूटते जा रहे थे। दुकानें, होटल, छोटे छोटे गांव सब गायब हो गए थे। अब बस हम थे, हमारी गाड़ी, एक संकरी बर्फीली सड़क और चारों तरफ पसरा हुआ एक अजीब सा सन्नाटा। वो सन्नाटा खूबसूरत तो था पर डरावना भी था। इतना गहरा सन्नाटा कि हमें अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हवा की साई साई की आवाज भी उस सन्नाटे को तोड़ नहीं पा रही थी, बल्कि उसे और गहरा और रहस्यमयी बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ हमसे कुछ कहना चाह रहे हों, कोई चेतावनी दे रहे हों, जिसे हम अपनी नासमझी में सुन नहीं पा रहे थे। रोहन पूरी मस्ती में गाड़ी चला रहा था। ऊंची आवाज में गाने चल रहे थे और हम सब साथ में गा रहे थे। कशिश तो इतनी खुश थी जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। वो बार बार शीशा नीचे करके बर्फीली हवा को महसूस कर रही थी और चिल्ला रही थी, देखो मैंने कहा था ना, ये है असली जन्नत, है ना, ये दिलकश, अमन। मैं बस मुस्कुराकर सिर हिला देता, पर मेरे अंदर का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हर अंधे मोड़ पर मेरी सांसें अटक जाती थीं। गहरी खाइयों को देखकर मेरा दिल दहल जाता था।
मुझे लग रहा था कि हम प्रकृति के उस क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं जहां इंसानों का आना मना है। कुफरी से कुछ आगे एक छोटी सी जांच चौकी पर हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। वहां 2-3 हवलदार अलाव जलाकर बैठे थे। उन्होंने हमारी दिल्ली नंबर की गाड़ी देखी तो एक हवलदार हमारे पास आया। उसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने सख्ती से कहा, कहां जा रहे हो तुम लोग? इससे आगे रास्ता आम पर्यटकों के लिए बंद है। मौसम कभी भी खराब हो सकता है। यहीं से वापस लौट जाओ, शिमला में ही घूमो। रोहन और कशिश ने उनसे बहुत मिन्नतें की। रोहन ने तो यहां तक कह दिया कि हम बहुत दूर से आए हैं, हम रोमांच के शौकीन हैं और हमारी गाड़ी भी हर तरह के रास्ते के लिए बनी है। कशिश ने अपनी मासूमियत का इस्तेमाल करते हुए कहा, अंकल बस थोड़ा सा आगे, हम बस कुछ तस्वीरें खींचकर वापस आ जाएंगे। हमने इस जगह के बारे में बहुत सुना है। शायद हमारी शक्लों पर तरस खाकर या हमारे युवा जोश को देखकर एक बूढ़े हवलदार ने, जो अब तक चुपचाप हमें देख रहा था, हमें जाने तो दिया, पर साथ में एक चेतावनी भी दी जो उस वक्त हमें किसी फिल्मी संवाद जैसी लगी थी। देखो बच्चों, जिद अच्छी बात नहीं होती। ये पहाड़ जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही बेरहम भी हैं। ये किसी को दूसरा मौका नहीं देते। सूरज ढलने से पहले हर हाल में नीचे लौट आना, शाम के बाद यहां रुकना मतलब मौत को दावत देना है। ऊपर वाले से डरो, इन पहाड़ों से डरो। हमने उन्हें धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। उस वक्त हमें उनकी बात किसी कहानी जैसी लगी थी। हम भूल गए थे कि कुछ बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, उनके पीछे सालों का अनुभव और न जाने कितनी अनकही अनसुनी कहानियां छिपी होती हैं। अब हम उस इलाके में थे जहां सच में कोई नहीं था। मीलों तक कोई दूसरी गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर बर्फ इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। कई जगहों पर तो सड़क जैसी कोई चीज दिख ही नहीं रही थी। बस एक अंदाजे से रोहन गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। रोहन की गाड़ी चलाने की कला की आज असली परीक्षा थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद हमारे मोबाइल के सिग्नल भी पूरी तरह से जा चुके थे। स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। अब हमारा संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। हम चारों इस सफेद वीराने में बिल्कुल अकेले थे। कशिश और रोहन इस अकेलेपन का पूरा मजा ले रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी फिल्म के नायक नायिका हों जो दुनिया से दूर एक नई जगह की खोज पर निकले हैं। पर मेरे और प्रिया के लिए ये अकेलापन अब डरावना लगने लगा था। हर तरफ फैली सफेदी अब खूबसूरत नहीं बल्कि भयावह लग रही थी। दोपहर बीत चुकी थी और शाम होने को आ रही थी। पहाड़ों में दिन कितनी जल्दी ढल जाता है इसका हमें अंदाजा ही नहीं था। अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान पर काले बादल घिर आए और हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते वो बर्फबारी एक छोटे मोटे तूफान में बदल गई। अब आगे कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के अगले शीशे पर वाइपर अपनी पूरी तेजी से चल रहे थे, फिर भी रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। रोहन ने गाड़ी एक अपेक्षाकृत चौड़ी जगह पर रोकी और बोला, यार अब तो वापस चलना ही बेहतर है, इससे आगे कुछ दिख नहीं रहा। कशिश थोड़ी उदास हो गई, पर वो भी स्थिति की गंभीरता को समझ रही थी। वो भी मान गई। जब रोहन ने गाड़ी को वापस मोड़ने की कोशिश की तो एक अजीब सी बात हुई। गाड़ी के पहिए ताजी और गहरी बर्फ में बुरी तरह ढंस गए थे और अपनी जगह पर ही घूम रहे थे, जिससे बर्फ और ज्यादा उधड़ रही थी। गाड़ी फंस गई, रोहन ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। अब हम सब की हालत खराब होने लगी थी। हमने नीचे उतरकर पहियों के नीचे पत्थर और आसपास पड़ी टूटी टहनियां लगाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। हमारी ताकतवर एसयूवी उस बर्फीले जाल में किसी असहाय जानवर की तरह फंस चुकी थी। अब हम सब की हिम्मत जवाब देने लगी थी। ठंड बढ़ रही थी, अंधेरा तेजी से घिर रहा था और हम एक ऐसी सुनसान जगह पर फंस गए थे जहां मदद की कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। हमारे पास जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और पानी था वो भी खत्म होने को था। गाड़ी का हीटर चलाने से बैटरी खत्म होने का डर था। तभी प्रिया ने, जिसकी नजरें उम्मीद की तलाश में चारों तरफ घूम रही थीं, थोड़ी दूर इशारा करते हुए कहा, देखो वहां से धुआं निकल रहा है। हमने उस तरफ देखा। पहाड़ों के ढलान पर सड़क से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी अकेली झोपड़ी थी जिसकी चिमनी से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। वो झोपड़ी उस वीराने में किसी उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। किसी इंसान के होने का वो सबूत देखकर हमारी जान में जान आई। हमने तय किया कि हम गाड़ी को यहीं छोड़कर उस झोपड़ी तक जाएंगे और मदद मांगेंगे। शायद वहां कोई रात गुजारने की जगह मिल जाए या गाड़ी निकालने में कोई मदद कर दे। हम चारों कांपते हुए, घुटनों तक बर्फ में ढंसते हुए
उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। बर्फीली हवा चाबुक की तरह हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। हर कदम उठाना एक जंग जैसा लग रहा था। जब हम झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे तो हमारी सांसें फूली हुई थीं और हम बुरी तरह कांप रहे थे। दरवाजा पुरानी, काली, पड़ चुकी लकड़ी का था। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। हमें लगा शायद कोई नहीं है। हमने दोबारा खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से। कुछ देर बाद दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और उसने एक पुराना फटा हुआ ऊनी शॉल ओढ़ रखा था। उसकी आंखें छोटी और बहुत तेज थीं, जैसे वो हमारे आर पार देख सकती हों। ऊपर से नीचे तक घूरा और बिना कुछ पूछे बस सिर हिलाकर अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी अंदर से छोटी और गर्म थी। एक कोने में अलाव जल रहा था, जिसकी लपटें दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं। उस औरत ने हमें बैठने के लिए फटे पुराने गद्दे दिए और बिना कुछ कहे हमारे लिए चाय और मैगी बनाने लगी। हम इतने भूखे, थके और डरे हुए थे कि हमने भी कुछ पूछना या कहना जरूरी नहीं समझा। हम बस चुपचाप उस आग की गर्मी से खुद को सेंकने लगे। उसने हमें स्टील के गिलासों में चाय और प्लेटों में गर्म मैगी दी। उस गर्म मैगी और चाय ने हमारे ठंडे पड़ चुके शरीर में जैसे जान डाल दी। जब हमने खा लिया तो मैंने हिम्मत करके उस खामोशी को तोड़ा। माँ जी, हम लोग रास्ता भटक गए हैं और हमारी गाड़ी भी बर्फ में फंस गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मदद के लिए। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? सुबह हम मदद के लिए नीचे चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने हमारी तरफ देखे बिना आग में लकड़ियां डालते हुए एक सपाट आवाज में कहा, यहां रुकने की जगह नहीं है। उसका रूखा जवाब सुनकर हम निराश हो गए। कशिश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, अम्मा, बाहर बहुत बर्फ गिर रही है, तूफान है। हम इस मौसम में कहां जाएंगे? हम आपको पैसे दे देंगे, बस आज रात की बात है, सुबह होते ही चले जाएंगे। औरत ने अपनी तेज नजरों से कशिश को घूरा और फिर एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज में बोली, मैंने ये कब कहा कि तुम यहां रुक नहीं सकते? मैंने कहा, यहां रुकने की जगह नहीं है, जिंदा लोगों के लिए। उसकी बात सुनकर हम चारों के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। प्रिया तो डर के मारे मेरे पीछे छिप गई। झोपड़ी का माहौल अचानक बहुत ज्यादा भयानक हो गया था। बूढ़ी औरत ने हमारे डरे हुए चेहरों को देखा और फिर उसके झुर्रियों वाले होंठ एक रहस्यमयी मुस्कान में फैल गए, जिससे वो और भी डरावनी लगने लगी। मजाक कर रही थी, शहर के बच्चे डर गए, उसने कहा, पर उसकी आंखों में मजाक जैसा कुछ नहीं था। तुम लोग यहीं रुको, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, शाम ढलने के बाद पहाड़ों में सफर मत करना। ये पहाड़ नाराज हो जाते हैं। जो यहाँ का नहीं है, जो इनकी इज्जत नहीं करता, उसे ये रात में पनाह नहीं देते। उसने फिर एक अजीब सी खामोशी के बाद कहा और इस बार उसकी आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी थी, और भूलकर भी भैरोपुर गांव में मत रुकना। वो गांव शापित है। वहां रात में जो रुकता है उसकी सुबह नहीं होती। कहते हैं वहां आज भी वो भटकते हैं जिन्हें इन पहाड़ों ने सजा दी थी। भैरोपुर? हमने तो इस गांव का नाम भी नहीं सुना था। उस औरत की बातें, उसका अंदाज, सब कुछ बहुत डरावना था। उसने हमें और कुछ नहीं बताया, बस बाहर जाने का इशारा कर दिया। हमने उसे पैसे देने की कोशिश की तो उसने लेने से साफ मना कर दिया। बस हमें घूरती रही। हम झोपड़ी से बाहर निकले। बर्फबारी अब थोड़ी कम हो गई थी। हम चुपचाप अपनी गाड़ी के पास आए। हैरानी की बात थी कि गाड़ी के पहिए, जिन्हें निकालने के लिए हम इतनी मशक्कत कर रहे थे, अब बस थोड़ा सा धक्का देने पर आसानी से बर्फ से बाहर निकल आए, जैसे किसी ने हमारी मदद की हो या जैसे बर्फ ने अपनी पकड़ खुद ही ढीली कर दी हो। गाड़ी में बैठकर रोहन हंसने लगा। क्या औरत थी यार, पूरी फिल्मी। भैरोपुर गांव शापित है। हाँ, लगता है ज्यादा अकेली रहती है, इसलिए दिमाग पर असर हो गया है। कशिश भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ यार, मजा आ गया। इस यात्रा में थोड़ा हॉरर का तड़का भी लग गया। अब ये कहानी हम सबको सुनाएंगे। लेकिन मुझे और प्रिया को हंसी नहीं आ रही थी। उस औरत की आंखें और उसकी चेतावनी मेरे दिमाग में घूम रही थी। जिंदा लोगों के लिए जगह नहीं है। ये वाक्य मेरे कानों में गूंज रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे आने वाले खतरे का अंदेशा हो गया हो। सूरज पहाड़ों के पीछे पूरी तरह छिप चुका था। अंधेरा बहुत तेजी से फैल रहा था, जैसे किसी ने आसमान पर काली स्याही पोत दी हो। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स उस घने अंधेरे और गिरती बर्फ को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थीं।
हम जल्द से जल्द नीचे शिमला पहुंचना चाहते थे। तभी एक मोड़ पर हमारी नजर सड़क किनारे लगे एक पुराने जंग लगे साइन बोर्ड पर पड़ी। उस पर बर्फ की मोटी परत जमी थी, लेकिन हवा के एक तेज झोंके ने जब बर्फ को हटाया तो उस पर लिखे शब्द कुछ पलों के लिए साफ नजर आने लगे। उस पर लिखा था भैरवपुर, और एक तीर का निशान आगे एक सुनसान अंधेरे रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। भैरवपुर का साइन बोर्ड देखते ही गाड़ी में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। रोहन और कशिश की हंसी भी जैसे उस बर्फीली हवा में जम गई थी। हम सब एक तक उस साइन बोर्ड को देख रहे थे, जो उस अंधेरे में किसी कब्र के पत्थर की तरह खड़ा था। किसी अनकही भयानक कहानी का पहला पन्ना। उस बूढ़ी औरत की चेतावनी हमारे कानों में किसी मंत्र की तरह गूंजने लगी। भूल कर भी भैरवपुर गांव में मत रुकना, वो गांव शापित है। वहां रात में जो रुकता है उसकी सुबह नहीं होती। रोहन ने घबराकर गाड़ी की गति बढ़ा दी। अब हम सब चाहते थे कि जल्द से जल्द इस जगह से, इस नाम से, इस एहसास से दूर निकल जाएं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दूर आगे जाते ही हमारी गाड़ी ने एक जोर का झटका दिया। इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आई और फिर वो बंद हो गई। रोहन ने कई बार चाबी घुमाई, पर इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर बार चाबी घुमाने पर बस एक बेजान सी आवाज आती और फिर वही डरावना सन्नाटा। लगता है ठंड की वजह से डीजल जम गया है या इंजन में कोई बड़ी समस्या आ गई है, उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, जो उसकी घबराहट को छिपा नहीं पा रही थी। खराब हो चुकी थी। बाहर बर्फ का तूफान फिर से तेज हो गया था। हवा की साई साई की आवाज अब किसी के रोने जैसी लग रही थी। गाड़ी के अंदर भी ठंडक तेजी से बढ़ती जा रही थी, जैसे बाहर का अंधेरा और ठंड हमें अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हों। हमारे पास इस सुनसान डरावनी जगह पर फंसने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद हमें भैरवपुर गांव में जाकर मदद मांगनी चाहिए। साइन बोर्ड था, मतलब गांव ज्यादा दूर नहीं होगा। कोई तो मिस्त्री या कम से कम रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल ही जाएगी। प्रिया ने लगभग चीखते हुए कहा, नहीं अमन, प्लीज नहीं। उस औरत ने मना किया था, वहां मत चलो। कुछ भी हो जाए हम यहीं गाड़ी में रहेंगे। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इस बर्फीले तूफान में गाड़ी में रात गुजारना मौत को दावत देने जैसा था। बिना हीटर के हम सुबह तक शायद ठंड से ही जम जाते। रोहन, जो अब तक व्यावहारिक सोच रहा था, बोला, अमन सही कह रहा है प्रिया। वो औरत शायद अंधविश्वासी थी। गांव है तो लोग भी होंगे, हमें मदद मांगनी ही पड़ेगी। ये जिंदा रहने का सवाल है। कशिश, जो अब तक चुप थी, बोली, हाँ हमें जाना चाहिए। हम डर कर यहां मर नहीं सकते। उसकी आवाज में जिद थी, लेकिन इस बार उस जिद में उत्साह की जगह डर का एक हल्का सा कंपन था। बहुत बहस और डर के बीच यह तय हुआ कि हम उस गांव में जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मदद मांगने के लिए। जैसे ही कोई मदद मिलेगी हम वहां से निकल जाएंगे। हम वहां रुकेंगे नहीं। हम गाड़ी को लॉक करके एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़े जिधर भैरवपुर का तीर इशारा कर रहा था। वो रास्ता मुश्किल से 100-200 मीटर का रहा होगा, पर उस घुटनों तक की बर्फ और तूफानी हवा में हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम मीलों से चल रहे हैं। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि हमारे चेहरे सुन्न पड़ गए थे और बात करना भी मुश्किल हो रहा था। आखिरकार हमें पेड़ों के झुरमुट के पीछे कुछ इमारतों की धुंधली आकृतियां दिखाई दी। वो भैरवपुर गांव था, लेकिन गांव में पहुंचते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई आम गांव नहीं था। वहां मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। घर लकड़ी के बने थे, पुराने और जर्जर हालत में। उनकी छतें बर्फ के बोझ से दबी हुई थीं। उन पर बर्फ की इतनी मोटी परत जमी थी जैसे वो सदियों से वीरान पड़े हों। किसी भी घर की खिड़की से रोशनी की एक किरण तक नहीं आ रही थी। किसी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, यहां तक कि किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी नहीं थी। बस हवा की डरावनी आवाज और हमारे कदमों की बर्फ पर पड़ती चरमराती ध्वनि। रोहन ने हिम्मत करके एक दरवाजे को खटखटाया, जो शायद कोई अतिथि गृह या दुकान लग रहा था। कोई जवाब नहीं आया। हमने कई दरवाजे खटखटाए, चिल्ला चिल्ला कर आवाजें दी, कोई है? हमें मदद चाहिए, हम फंस गए हैं। पर हमारी आवाजें उस वीरान गांव में गूंज कर रह जाती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को पुकार रहे हों। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा चौक था। वहां एक विशाल सूखा हुआ देवदार का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियां बर्फ से लदी हुई
किसी कंकाल के हाथों जैसी लग रही थी, जो आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उस पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर का चबूतरा था, जो अब बर्फ में लगभग दब चुका था। अब हमारा डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। कशिश, जो हमेशा सबसे बहादुर बनती थी, अब प्रिया के पीछे छिपकर रो रही थी। रोहन का आत्मविश्वास भी पूरी तरह टूट चुका था। उस गांव की हवा में कुछ तो था, कुछ बहुत ज्यादा भयानक और अनहोनी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। उन अंधेरे घरों की काली खिड़कियों से हजारों आंखें हमें घूर रही हैं। हमारे हर कदम पर नजर रखी जा रही है। थक हारकर और बुरी तरह डरकर हमने फैसला किया कि इस भूतिया गांव में एक पल और रुकने से बेहतर है कि हम अपनी गाड़ी में ही रात गुजारें। कम से कम वो हमारी अपनी जगह थी। हम कांपते हुए, लगभग भागते हुए वापस अपनी गाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी के अंदर आकर हमें थोड़ी राहत महसूस हुई। हमने दरवाजे अच्छी तरह से लॉक कर लिए। रोहन ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की, पर नतीजा वही रहा। अब क्या करें? प्रिया ने रोते हुए पूछा। मैंने सबको हिम्मत बंधाते हुए कहा, डरो मत, हम सब साथ हैं। हम हीटर नहीं चला सकते, वरना सुबह तक बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हम सब एक दूसरे के पास होकर बैठते हैं ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। यहां से कोई ना कोई ट्रक या सेना की गाड़ी जरूर गुजरेगी। हम बस सुबह होने का इंतजार करते हैं। मेरी बातों से किसी को तसल्ली नहीं मिली, पर और कोई चारा भी तो नहीं था। हमने अपनी जैकेट्स के हुड्स पहन लिए और एक दूसरे से सटकर बैठ गए। मैंने कशिश का हाथ पकड़ लिया। वो बर्फ की तरह ठंडा था और कांप रहा था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, उसे यह यकीन दिलाने के लिए कि मैं उसके साथ हूं। बाहर बर्फ का तूफान और तेज हो गया था। हवा के झोंके जब गाड़ी से टकराते तो ऐसा लगता जैसे कोई विशाल जानवर गाड़ी को जोर जोर से हिला रहा हो। हमने आंखें बंद करके सोने या कम से कम शांत रहने की कोशिश की, पर ऐसी हालत में नींद किसे आनी थी। गाड़ी के शीशों पर बाहर से बर्फ जमने लगी थी, जिससे बाहर का कुछ भी दिखना बंद हो गया था। हम जैसे एक बर्फीले ताबूत में बंद हो गए थे, जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। वक्त गुजर रहा था। रात और गहरी होती जा रही थी। धीरे धीरे थकान और ठंड हम पर हावी होने लगी। कब किसकी आंख लगी पता ही नहीं चला। मैं भी शायद ऊँघ ही रहा था कि तभी एक अजीब, लयबद्ध, कानों को कुरेदने वाली आवाज ने मुझे चौंका दिया। एक मशीन के चलने जैसी आवाज। मैंने घबराकर आंखें खोली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने विंडशील्ड पर गाड़ी के वाइपर अपने आप चल रहे थे। वो धीमी गति से एक अजीब सी लय में चल रहे थे, और चूंकि शीशे पर मोटी बर्फ जमी हुई थी तो वो बर्फ को खुरच रहे थे, जिससे वो भयानक, कानों को चीरने वाली आवाज पैदा हो रही थी। मैं बाकी सबको जगाने ही वाला था कि मेरी नजर रोहन पर पड़ी। वो भी जाग रहा था और अपनी डरी हुई, फटी हुई आंखों से उन्हीं वाइपर्स को घूर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी कांपती हुई आवाज में फुसफुसाकर कहा, अमन, गाड़ी पूरी तरह से बंद है और चाबी मेरी जेब में है। रोहन की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। दिमाग सुन्न हो गया था। गाड़ी बंद थी, इग्निशन बंद था, चाबी उसकी जेब में थी, तो फिर ये वाइपर कैसे चल रहे थे? यह असंभव था। मेरे अंदर का तार्किक मन कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शॉर्ट सर्किट, वायरिंग की समस्या, अत्यधिक ठंड का असर, लेकिन मेरा दिल जानता था कि यह कुछ और है। ये वो चीज थी जिसकी चेतावनी उस बूढ़ी औरत ने दी थी। हमारी फुसफुसाहट और उस भयानक आवाज से कशिश और प्रिया की भी नींद खुल गई। जब उन्होंने उस खौफनाक मंजर को देखा तो उनकी चीखें गले में ही अटक कर रह गईं। प्रिया ने डर के मारे अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कशिश पत्थर की मूरत बनी, सांस रोके उन वाइपर्स को देख रही थी जो एक तय रफ्तार से चल रहे थे, जैसे उन्हें कोई अदृश्य हाथ चला रहा हो। वो बर्फ को खुरचने की आवाज अब किसी डरावने संगीत की तरह लग रही थी, जो उस मौत जैसे सन्नाटे को चीर रही थी। हर खुरचन के साथ हमारे दिल पर भी एक खरोंच लग रही थी। लगभग 2-3 मिनट तक, जो हमें सदियों जैसे लगे, वो वाइपर चलते रहे और फिर अचानक जैसे शुरू हुए थे वैसे ही एक झटके के साथ बंद हो गए। गाड़ी में एक भयानक, असहनीय खामोशी छा गई। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। हम सब एक दूसरे के डरे हुए चेहरे देख रहे थे, अपनी तेज धड़कनों को सुन रहे थे। रोहन ने अपनी कांपती हुई जेब से चाबी निकालकर दिखाई, जैसे हमें यकीन दिला रहा हो कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। हम सब जानते थे कि ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हो सकती। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे विज्ञान और तर्क समझा नहीं सकते।
प्रिया सिसकने लगी। मैंने कहा था यहां रुकना ठीक नहीं है। उस औरत की बात मान लेनी चाहिए थी। अब हम यहां से कैसे निकलेंगे? वो चीज यहीं कहीं है। रोहन ने उसे हिम्मत बंधाने की एक बेहद झूठी और कमजोर कोशिश करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, शायद ठंड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी। तुम लोग डरो मत, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज का कंपन और माथे पर आई पसीने की बूंदें बता रही थीं कि वो खुद कितना डरा हुआ है। हम सब जानते थे कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। उस बूढ़ी औरत की चेतावनी सच हो रही थी। ये पहाड़, ये गांव, ये वाकई जिंदा लोगों के लिए नहीं था। तभी हमें बाहर से कुछ हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई ताजी मुलायम बर्फ पर बहुत धीरे धीरे दबे पांव चल रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई हमारी गाड़ी के चक्कर काट रहा है। एक धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली चरमराती आवाज जो बर्फ पर वजन पड़ने से आती है। हमने अपनी सांसें रोक ली और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगे। कौन हो सकता है बाहर? कशिश ने फुसफुसाकर पूछा। उसकी आवाज में अब जरा भी जिद नहीं थी, सिर्फ खौफ था। शायद कोई जानवर होगा, कोई पहाड़ी लोमड़ी या कुछ और, मैंने कहा। पर मुझे खुद अपनी बात पर यकीन नहीं था। कोई भी जानवर इस बर्फीले तूफान में बाहर क्या कर रहा होगा? और फिर वो हुआ जिसने हमारे होश उड़ा दिए, हमारे शरीर में बचा खुचा खून भी जमा दिया। एक जोरदार सपाट आवाज के साथ ड्राइवर की तरफ की खिड़की पर जैसे किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। हम सब बुरी तरह उछल पड़े और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उस जमी हुई खिड़की पर अंदर की तरफ से जो भाप जमी हुई थी, उस पर एक हाथ का पंजा छप गया। एक गीला बड़ा सा पंजा, जैसे किसी ने बाहर से अपनी हथेली को पूरी ताकत से शीशे पर चिपका दिया हो। वो पंजा किसी इंसान के हाथ से बड़ा था और उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी और पतली थीं। प्रिया जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख गाड़ी के छोटे से केबिन में गूंज गई। दो और जोरदार आवाजें हुईं, एक मेरी तरफ की खिड़की पर और एक पीछे की सीट पर प्रिया के पास वाली खिड़की पर, और वहां भी वैसे ही पंजे के निशान छप गए। एक एक करके हमारी गाड़ी की हर खिड़की पर, छत पर, बोनट पर जोर जोर से थपथपाने की आवाजें आने लगी और हर आवाज के साथ एक नया गीला पंजा शीशे पर छप जाता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी भीड़ ने हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है और वो सब अपनी हथेलियों से हमारी गाड़ी को पीट रहे हैं। वो थपथपाहट धीरे धीरे जोरदार पिटाई में बदल गई। अब आवाजों के साथ साथ शीशों पर नाखूनों से खुरचने की भयानक आवाजें भी आने लगीं, जैसे कोई नुकीली चीज से या शायद लंबे नाखूनों से शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो आवाज सीधे हमारी रूह में उतर रही थी। हम चारों डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर गाड़ी के बीच में सिमट गए थे। हमारी चीखें निकल रही थीं। हम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, पर सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये अनदेखी ताकतें आज हमें इस बर्फीले ताबूत से बाहर निकाल कर ही दम लेंगी। गाड़ी धीरे धीरे हिलने लगी थी, पहले हल्का हल्का, फिर जोर जोर से, जैसे वो भीड़ अब उसे पलटने की कोशिश कर रही हो। मैं उस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भूल सकता। बाहर से आती वो भयानक आवाजें, शीशों पर बनते अनगिनत हाथ के पंजे और गाड़ी का वो डरावना हिलना। हम मौत के बिल्कुल करीब थे और हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। हमारी जिद हमें उस मोड़ पर ले आई थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रोहन पागलों की तरह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार चाबी घुमा रहा था, पर गाड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। तभी कशिश, जिसकी आंखें पिछले शीशे की तरफ थीं, एक ऐसी भयानक चीख मारी कि हम सब कांप गए। उसकी चीख में दर्द और खौफ का ऐसा मिश्रण था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं और वो एक तक पीछे देखे जा रही थी, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे देखना इंसान के बस में नहीं। मैंने और रोहन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। पीछे वाले शीशे पर जहां दर्जनों पंजे छपे थे, उनके बीच में हमारी सांसों की गर्मी से, भाप की वजह से एक छोटा सा हिस्सा साफ हो गया था और उस खाली जगह से एक चेहरा हमें अंदर झांकता हुआ दिखाई दिया। वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो काले गहरे गड्ढे थे, जैसे किसी ने आंखों को निकाल लिया हो। उसका मुंह खुला हुआ था, एक खामोश अंतहीन चीख में, और उसका चेहरा जैसे पिघल रहा था मोम की तरह। त्वचा लटक रही थी और उस पर बर्फ के क्रिस्टल जमे हुए थे। वो एक भयानक विकृत चेहरा था जो नफरत और दर्द से भरा हुआ लग रहा था। उस चेहरे को देखते ही मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया।
मुझे लगा बस आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। हम भैरवपुर के शाप का अगला शिकार बनने वाले हैं। उस विकृत और भयानक चेहरे को देखते ही हम सब ने अपनी सुध बुद्ध खो दी। तर्क और हिम्मत की सारी दीवारें ढह चुकी थीं। हम पागलों की तरह चीख रहे थे, एक दूसरे को पकड़कर, जैसे इससे कोई सुरक्षा मिल जाएगी। वो चेहरा बस कुछ पलों के लिए ही दिखा और फिर जैसे अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन उसकी छाप हमारे दिमाग पर, हमारी आत्मा पर हमेशा के लिए बन गई थी। वो चेहरा उस गांव के शाप का प्रतीक था, एक ऐसा प्रतीक जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। बाहर से हो रहा हमला अब और भी ज्यादा हिंसक और उन्मादी हो गया था। गाड़ी को अब जोर जोर से झकझोरा जा रहा था। हमें साफ महसूस हो रहा था कि जो भी चीज या चीजें बाहर हैं, वो अब शीशे तोड़कर अंदर घुसना चाहती हैं। शीशों पर खुरचने और पीटने की आवाजें इतनी तेज हो गई थीं कि हमारे कान सुन्न पड़ने लगे थे। हमें कांच के चटकने की हल्की हल्की आवाजें भी आने लगी थीं। इस डर और दहशत के माहौल में, जहां मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, रोहन ने एक आखिरी हताश कोशिश की। उसके अंदर का लड़ने का जज्बा, जो अब तक डर से दबा हुआ था, अचानक जाग उठा। उसने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और चिल्लाया, मैं तुम सबको यहां मरने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। उसने फिर से चाबी घुमाई। गाड़ी के इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो पूरी तरह से मर चुका था। अपनी इस नाकामी पर रोहन और भी ज्यादा बौखला गया। उसने फैसला किया कि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलेगा, लड़ेगा, भागेगा, कुछ तो करेगा। अंदर यूं कैदियों की तरह बैठकर मरना उसे मंजूर नहीं था। दरवाजा मत खोलो रोहन, पागल मत बन, मैं चिल्लाया, पर उसने मेरी नहीं सुनी। उसने अपनी तरफ के दरवाजे का हैंडल खींचा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने फिर कोशिश की, पूरी ताकत से। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ये जाम हो गया है, ये क्या बकवास है, वो हांफते हुए बोला। हम सब ने अपने अपने दरवाजे खोलने की कोशिश की। मैंने, कशिश ने, प्रिया ने। किसी का भी दरवाजा नहीं खुला। सेंट्रल लॉकिंग का बटन भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से दरवाजों को वेल्ड कर दिया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी पूरी ताकत से बंद किए हुए थी, हमें अंदर कैद रखने के लिए। अब हम सचमुच एक ताबूत में फंस चुके थे। एक ऐसा ताबूत जिसे बाहर से कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा था और हम अंदर से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब बस मौत का इंतजार बाकी था। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, शायद आखिरी बार। हमारी आंखों में डर था, पछतावा था और एक दूसरे के लिए बेबसी थी। प्रिया ने रोते रोते कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। कशिश की आंखें खुली थीं, पर वो जैसे सदमे में चली गई थी। एक तक सामने देख रही थी, बिना पलक झपकाए। शायद वो अपनी उस जिद को कोस रही थी जो हमें यहां ले आई थी। और फिर जैसे किसी ने एक स्विच बंद कर दिया हो, अचानक सब कुछ रुक गया। पिटाई की आवाज बंद हो गई, खुरचने की आवाज बंद हो गई, गाड़ी का हिलना बंद हो गया। बाहर से आ रही वो सारी डरावनी आवाजें एक पल में थम गईं। गाड़ी के अंदर और बाहर एक बार फिर वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा उन आवाजों से भी ज्यादा डरावना था। हम सब ने अपनी सांसें रोक ली थीं। हर कोई दूसरे की धड़कनों को सुन सकता था। क्या वो चला गया? क्या हमारी प्रार्थना सुन ली गई? या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी, कोई नई और भी भयानक चाल? हम कई मिनट तक यूं ही बैठे रहे, बिना हिले डुले, बिना कुछ बोले। हमारे शरीर डर और ठंड से अकड़ गए थे। धीरे धीरे एक झूठी, कांपती हुई उम्मीद मन में जागने लगी। शायद वो चला गया, शायद हम बच गए, शायद सुबह होने वाली है। रोहन ने कांपते हुए हाथ से अपनी खिड़की के शीशे पर जमी भाप को साफ करने की कोशिश की, ताकि बाहर देख सके कि क्या हो रहा है। और तभी एक धातु के टकराने जैसी, कान फाड़ देने वाली, दिल दहला देने वाली आवाज हुई। और उस आवाज के साथ ही हमारी गाड़ी के चारों दरवाजे एक साथ पूरी ताकत से बाहर की तरफ खुल गए, जैसे किसी बम धमाके ने उन्हें कब्जों से उखाड़कर फेंक दिया हो। दरवाजे इतनी जोर से खुले थे कि उनके हिंस तक से चरमराने की आवाज आई। बर्फीली हवा और बर्फ का एक तूफानी झोंका अंदर आया, जिसने हमें बुरी तरह कंपा दिया और हमारे फेफड़ों में चुभ गया। हम चारों फटी आंखों से अपनी जगह पर जमे हुए बाहर उस बर्फीले अंधेरे में देख रहे थे। बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। गाड़ी के चारों तरफ दूर दूर तक सफेद बर्फ की चादर बिछी थी, जिस पर किसी के आने जाने का, किसी संघर्ष का एक भी निशान नहीं था, सिवाय हमारे उन पुराने कदमों के निशानों के, जो हम गांव तक जाते और वापस आते वक्त बना चुके थे।
और जो अब ताजी बर्फ से लगभग ढंक चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे वो हमला, वो हाथ के पंजे, वो खौफनाक चेहरा सब हमारा सामूहिक वहम हो, ठंड और डर से पैदा हुआ एक भयानक सपना। लेकिन हमारी गाड़ी के चारों दरवाजे खुले हुए थे, किसी जाल के मुंह की तरह। हमें उस जानलेवा रात में, उस वीराने में बाहर आने का खुला निमंत्रण दे रहे थे। खुले दरवाजों से आती बर्फीली हवा हमारे जिस्म को नहीं, हमारी रूह को कंपा रही थी। हम सब डर के मारे जम से गए थे, कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बाहर पसरा वो सन्नाटा और वीराना किसी चीख से ज्यादा खौफनाक था। ऐसा लग रहा था मानो वो अदृश्य शक्ति हमारे साथ कोई भयानक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही है, हमें बाहर आने के लिए उकसा रही है, हमें उस बर्फीले अंधेरे में खींचना चाहती है। दरवाजे खोलकर उसने हमें चुनौती दी थी। काफी देर तक हम यूं ही जड़वत बैठे रहे। हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई अंधेरे में से निकलकर हम पर झपट पड़ेगा। हमारी आंखें अंधेरे को भेदने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। हर परछाई में हमें कोई आकृति नजर आ रही थी। तभी कशिश ने, जो अपनी तरफ के खुले दरवाजे के बाहर देख रही थी, अपनी कांपती हुई उंगली से सामने इशारा किया। उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई, बस एक दबी हुई सिसकी निकली। हम सबने उस तरफ देखा जिधर वो इशारा कर रही थी। भैरोपुर गांव के एक जर्जर घर के पीछे से अंधेरे की गहराई से एक आकृति उभर रही थी। वो कोई इंसान या जानवर नहीं था, वो कुछ और ही था। वो एक लंबा इंसानी आकार का साया था, ऐसा साया जो घने काले धुएं या कोहरे से बना हो। वो ठोस नहीं था बल्कि पारभासी सा था। उसके आर पार के पेड़ और घर धुंधले से नजर आ रहे थे। उसका कोई चेहरा, हाथ या पैर नहीं थे, बस एक अस्पष्ट इंसानी आकार था जो रात से भी ज्यादा काला था। एक ऐसा काला रंग जो रोशनी को सोख रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चल नहीं रहा था। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। वो बर्फ के ऊपर से ऐसे गुजर रहा था जैसे पानी पर कोई नाव फिसल रही हो, अपने पीछे कोई निशान, कोई आवाज छोड़े बिना। वो काला साया धीरे धीरे, बिल्कुल खामोशी से उस गांव के चौक को पार करने लगा जहां वो कंकाल जैसा पेड़ खड़ा था। वो हमारी गाड़ी के बेहद करीब से गुजरा। जब वो हमारे पास से गुजरा तो हमें एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। वो एक रूहानी ठंडक थी जो हमारी हड्डियों के अंदर तक उतर गई और हमारी आत्मा को सुन्न कर गई। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने सारा ऑक्सीजन खींच लिया हो। एक अजीब सी निराशा, दुख और खौफ की भावना ने हमें जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे उस साए के पास से गुजरने मात्र से हमारी सारी खुशी, उम्मीद, जीने की सारी इच्छा खत्म हो गई है। उस साए ने हमारी तरफ देखा तक नहीं, या शायद उसकी आंखें ही नहीं थीं। ऐसा लगा जैसे उसे हमारे होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम उसके लिए उतने ही महत्वहीन थे जितने बर्फ के कण। वो बस अपनी धुन में उस वीरान गांव में तैरता हुआ आगे बढ़ गया और दूसरी तरफ के अंधेरे में वैसे ही समा गया जैसे उभरा था, खामोशी से। उस साए को अपनी आंखों से देखने के बाद हमारा सारा भ्रम टूट चुका था। यह कोई सपना या वहम नहीं था, यह भयानक हकीकत थी। हम एक ऐसी जगह पर फंस गए थे जो इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं थी। ये उन ताकतों का इलाका था जिन्हें हम समझ नहीं सकते। उस साए के खौफ ने हमें जैसे एक नई हताश शक्ति दे दी। मौत के डर ने हमें भागने पर मजबूर कर दिया। रोहन, जो अब तक सदमे में था, अचानक जैसे नींद से जागा। एड्रेनालाइन के एक तेज बहाव ने उसके शरीर पर काबू पा लिया। उसने एक झटके में चाबी घुमाई और एक चमत्कार हुआ। गाड़ी का इंजन, जो अब तक पूरी तरह से मरा हुआ था, एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया, जैसे उस साए के गुजर जाने के बाद उस अदृश्य शक्ति की पकड़ हमारी गाड़ी पर से हट गई हो। दरवाजे बंद करो, जल्दी! मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। हम सब ने बिना एक पल घमवाए फटाफट दरवाजे खींचे और उन्हें जोर से बंद कर दिया। रोहन ने एक्सीलरेटर पर पूरा पैर रख दिया। एसयूवी के पहिए कुछ पल के लिए गहरी बर्फ में घूमे। एक भयानक घरघराहट की आवाज आई और फिर जैसे ही उन्हें पकड़ मिली, गाड़ी गोली की रफ्तार से आगे भागी। रोहन पागलों की तरह गाड़ी भगा रहा था। हम उस भूतिया गांव भैरोपुर से, उस बर्फीले जहन्नुम से दूर भाग रहे थे। कोई पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हमें बस एक ही धुन थी, किसी भी तरह यहां से जिंदा निकलना है। गाड़ी उस खतरनाक बर्फीली सड़क पर फिसल रही थी। कई बार खाइयों के बिल्कुल किनारे से होकर गुजरी, पर रोहन को कोई परवाह नहीं थी। मौत का डर किसी भी और डर से बड़ा था। तभी कशिश ने, जो शायद खुद को रोक नहीं पाई,
साइड मिरर में पीछे देखने की गलती कर दी। उसने जो देखा उसे बताते हुए आज भी उसकी रूह कांप जाती है। उसने देखा भैरवपुर गांव के ठीक बीच में, जहां से हम अभी अभी भागे थे, सड़क पर वो काला साया खड़ा था। वो अब तैर नहीं रहा था बल्कि स्थिर खड़ा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी ही तरफ देख रहा है, जैसे वो हमें विदा कर रहा हो, एक खामोश वादा करते हुए कि वो हमें भूलेगा नहीं। कशिश ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा हिम्मत करके देखा तो पीछे सड़क पर अंधेरे और गिरती बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। वो साया गायब हो चुका था, या शायद वो कभी था ही नहीं। नहीं, वो था। हम सब ने उसे महसूस किया था। हम उस रात रुके नहीं। रोहन बिना थके, बिना रुके उस खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी भगाता रहा। हम सब खामोश थे, गहरे सदमे में थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बस हमारी कांपती हुई सांसों की आवाज और गाड़ी के इंजन का शोर था जो उस डरावनी खामोशी को चीर रहा था। हर कोई अपनी ही सोच में डूबा था, उस खौफनाक रात के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उन्हें भूल जाने की भी। कशिश को अचानक अपनी दादी की सुनाई कहानियां याद आईं। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। नेटवर्क तो नहीं था, पर फोन में कुछ गाने सेव थे। उसने फोन में गणपति बप्पा का एक भजन, देवा श्री गणेशा, ढूंढा और उसे फुल वॉल्यूम पर चला दिया। भजन की शक्तिशाली और पवित्र ध्वनि ने गाड़ी के उस खौफनाक माहौल को थोड़ा बदलना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे वो आवाज हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही हो, उस अंधेरी बुरी शक्ति को हमसे दूर रख रही हो। हम सब ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगे, अपनी गलतियों के लिए, अपनी जिद के लिए माफी मांगने लगे। वो भजन पूरी रात बार बार बजता रहा, हमारी हिम्मत बंधाता रहा, हमें यकीन दिलाता रहा कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। कई घंटों के उस अंतहीन और डरावने सफर के बाद जब पहाड़ों के पीछे से सुबह की पहली किरण फूटी तो हमें दूर कुछ टिमटिमाती हुई बत्तियां दिखाई दी। वो शिमला शहर की रोशनी थी। सभ्यता को, इंसानों की दुनिया को वापस देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। हम बच गए थे। हम उस नरक से जिंदा लौट आए थे। रोहन ने शहर में घुसते ही गाड़ी को सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर रोका और फिर हम सब्र का बांध टूट गया। हम चारों एक दूसरे के गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। वो उस खौफ, उस दहशत और उस जानलेवा रात से बच निकलने की राहत का मिला जुला सैलाब था जो हमारी आंखों से बह रहा था। हम उस जिद के लिए रो रहे थे जो हमें मौत के मुंह तक ले गई, और उस किस्मत के लिए रो रहे थे जो हमें वहां से खींच लाई थी। उस दिन के बाद हम उस रात के बारे में कभी खुलकर बात नहीं कर पाए। हमने एक अनकहा समझौता कर लिया था कि भैरवपुर का जिक्र दोबारा कभी नहीं होगा। हम सीधे अपने होटल गए, बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान पैक किया और उसी वक्त शिमला छोड़ दिया। जिस शिमला में हम मस्ती और रोमांच के लिए आए थे वो अब हमारे लिए एक डरावने सपने की जगह बन चुका था। दिल्ली वापस आने का सफर बिल्कुल खामोशी में गुजरा। कोई मजाक नहीं, कोई गाना नहीं, बस 4 जिंदा लाशें थीं जो एक गाड़ी में बैठी घर लौट रही थी। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। मेरी एक अच्छी कंपनी में नौकरी है, रोहन अपने पिता का कारोबार संभाल रहा है, प्रिया की शादी हो चुकी है और कशिश एक फैशन डिजाइनर बन गई है। हम आज भी दोस्त हैं, पर हमारे बीच अब एक दूरी है, एक खालीपन है जिसे भैरवपुर की उस रात ने भर दिया है। वो रात हमारे अंदर कहीं गहरे में आज भी जिंदा है। वो एक अनकहा जख्म है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है और रह रह कर टीस मारता है। रोहन ने कुछ महीनों बाद ही अपनी वो प्यारी एसयूवी बेच दी। उसने कभी कारण नहीं बताया, पर हम जानते थे क्यों। वो दोबारा कभी पहाड़ों में गाड़ी लेकर नहीं गया। प्रिया इतनी धार्मिक हो गई है कि उसने घर में हर तरह के पूजा पाठ शुरू कर दिए हैं। कशिश, जो कभी अंधेरे से नहीं डरती थी, अब रात में अकेली नहीं सो सकती। उसे आज भी बुरे सपने आते हैं, और मैं आज भी सोचता हूं कि उस रात ऐसा क्यों हुआ। क्या वो उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा था? क्या हमारा पहाड़ों में देर रात तक रुकना, मौज मस्ती करना और उस जगह की पवित्रता का अपमान करना उस शक्ति को नाराज कर गया था? वो साया क्या था? कोई बुरी आत्मा, उस शापित गांव का रक्षक, या खुद उन पहाड़ों की आत्मा जो घुसपैठियों को सजा देती है? इन सवालों का जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उस एक रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने मेरे अंदर के हर तर्क, हर विज्ञान को तोड़कर रख दिया। उसने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर वो हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए।
उनकी हदों में दखल नहीं देना चाहिए। कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो खौफ उस गांव में पीछे नहीं छूटा, वो हमारे साथ लौट आया। आज भी जब मैं किसी सर्द खामोश रात में अकेला होता हूं, जब खिड़की पर बारिश की बूंदें टकराती हैं या जब वाइपर चलने की आवाज आती है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अपनी नजर के कोने में एक पल के लिए एक काला धुएं जैसा साया महसूस होता है। मैं जानता हूं भैरवपुर का वो साया कभी पूरी तरह से हमें छोड़कर गया ही नहीं। वो अब एक याद बनकर, एक डर बनकर हमेशा के लिए मेरे अंदर बस गया है। और शायद यही हमारी जिद की असली सजा है, एक अनंत भय जो हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। अमन भाई इंडिया से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, चंदन सिंह भाई बहराइच से, यूएस हर्ष तिवारी भाई प्रयागराज से, विराट अवाना गुर्जर भाई दिल्ली से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, शिवाजी भाई भागलपुर से, दिलीप भाई पुणे से, नरेंद्र मानकर भाई मध्य प्रदेश से, अजय भाई असम से, सुजीत मंडल भाई न्यू दिल्ली से, अनजान ताल्लुकदार भाई असम से, एस के मोहसिन भाई वेस्ट बंगाल से, रविंदर भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, अजय भाई सिलपत्थर असम से, नंदन गुप्ता भाई लखनऊ कृष्णानगर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, नरेश किरण ऋषभ राकेश फाजिलका भाई पंजाब से, दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, अवध सुनार भाई दिमापुर से, ताहिर रंगरेज भाई कुवैत से, मजीद भाई मालदीव से, विवेक भाई भोपाल से, जीवन तमंग भाई काठमांडू से, अब्दुल रहीम भाई असम गुवाहाटी से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, फराज अली भाई रांची झारखंड से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, नासिमुद्दीन अलवी भाई मुरादाबाद से, कपिल मल्हारा भाई मध्य प्रदेश से, एमके अजमी भाई मध्य प्रदेश से, बिस्वारंजन बारल भाई भुवनेश्वर से, रौनक भाई मध्य प्रदेश से, सदाफ भाई दुबई से, अनुज भाई गुजरात से, वसीम अहमद भाई नागपुर से, लिली जी राउरकेला से, शिवकरण भाई उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, शनि सिंह भाई उत्तर प्रदेश बस्ती से, हर्ष भाई मथुरा से, सुरजीत गिल भाई मोगा पंजाब से, राजकुमार भाई काठमांडू नेपाल से, संडीला सुहैब भाई हरदोई से, असीम भाई इंदौर से, वजन कुमार भाई बिहार से, मोहम्मद याकूब भाई तेलंगाना से, विप्रो दास भाई असम सिलचर से, नूर आलम भाई सऊदी अरब से, रजनी और अजय भाई इंदौर से, अवनीत, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, अली मुर्तजा भाई कुवैत से, मनीष राजपूत भाई सूरत से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कमल संघवी भाई बेगूसराय बिहार से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, मलिक सैफ भाई ओडिशा से, अशोक पंवार भाई नंदरी से, नंदनी वर्षा और अनन्या दलीप जयपुर से, निसरीन भाई मध्य प्रदेश इंदौर से, मुकेश तिवारी भाई प्रयागराज से, सरोज भाई नेपाल से, आसिफ भाई कराची से, मुकेश गुप्ता भाई लुधियाना से, मिन्नतुल्लाह भाई बंगलौर से, रिशपाल बिश्नोई भाई जोधपुर राजस्थान से, संदीप यादव भाई निबी बरवा से, विशाल शर्मा भाई रतलाम मध्य प्रदेश से, जुनैद भाई पूर्णिया से, विपिन वंसा भाई हरियाणा से, कमल भाई म्यांमार से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, मोहन भाई झारखंड से, नरेश वर्मा भाई छत्तीसगढ़ से, पाशा भाई तेलंगाना से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, हसन भाई इटली से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, भूपेंद्र झारिया भाई कवर्धा छत्तीसगढ़ से, धीरज चौधरी भाई महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, नितेश कुमार भाई महावा से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, योगपाल पांडे भाई बस्ती उत्तर प्रदेश से, सोनू चीमा भाई करनाल से, विपिन भाई गाजियाबाद से, सुभारता सरकार भाई बंगलौर से, लोहित माझी भाई ओडिशा से, बाबर आजम और रिजवान भाई लाहौर पाकिस्तान से, जाया राम खत्री भाई काठमांडू से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, आदित्य राजपूत भाई मध्य प्रदेश से, मंजीत सिंह भाई जलालाबाद से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, अमनदीप मोगा भाई पंजाब से, प्रदीप मौर्य भाई मुंबई से, सफीक भाई सऊदी अरब से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, राज भाई पुणे से, अयान नवीद भाई सेरावाला गेट से, सुसंता भाई ओडिशा से, अक्षय कुमार भाई बलिया से, तलहा भाई कराची से, जेगू तमंग भाई दुबई से, सादिक भाई सऊदी अरब से, आसिफ शेख भाई कनाडा से, देवराज तमंग भाई नेपाल से, विकास भाई नेपाल से, राहुल भाई ओडिशा से, श्रीकांत भाई दिल्ली से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है,
तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।